Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we are going to discuss a very important and a very basic topic of grammar, that is पंचुएशन, जिन्हें आप हिंदी में विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, पंचुएशन ना केवल आपकी स्कूल क्लासेस 9, 10, 11, 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पंचुएशन मार्क्स पूछे जाते हैं। और साथ ही अगर आपको इंग्लिश ढंग से पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, तो पंचुएशन मार्क्स का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, देर किस बात की, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज पंचुएशन का टॉपिक। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने 2018, 2019 और 2020 के सारे हरियाणा बोर्ड में आए हुए सेंटेंसेस को कंपाइल किया है, जिनकी प्रैक्टिस करके आप ले सकते हैं इस टॉपिक में फुल 100% मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स विद मी, पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। बच्चों, एक बार की बात है, एक टीचर ने अपनी क्लास में ये सेंटेंस बोला, जो कि आपके सामने लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, अ वुमन विदाउट अ मैन इज़ नथिंग। तो इस पर क्या हुआ, लड़कों ने तो इसे पढ़ा इस तरह से, अ वुमन विदाउट अ मैन इज़ नथिंग, और लड़कियों ने पढ़ा ऐसे, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। तो देखो बच्चों, इन दोनों सेंटेंसेस ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। लड़कों ने पढ़ा अ वुमन विदाउट अ मैन इज़ नथिंग, एक औरत अपने पुरुष के बिना, अपने आदमी के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा बॉयज़ ने देखा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो कोमास लगे हुए हैं उनकी पोजीशंस चेंज हो गई। और लड़कियों ने पढ़ा अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, एक औरत क्या है, उसके बिना आदमी कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो यहाँ पर कॉलन लग गया और यहाँ पर कोमा, तो कोमो की पोजीशन चेंज हो गई, डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स का यूज़ हो गया। तो एक ही सेंटेंस जो कि कुछ इस तरह से था, उसका अर्थ ही बदल गया। बॉयज़ ने उसे इस तरह से लिया और गर्ल्स ने उसे इस तरह से लिया। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये बताने के लिए कि पंचुएशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अपनी स्क्रीन पर, लेट्स ईट ग्रैंडमा। देखिए, कोई भी पंचुएशन मार्क इसमें बीच में नहीं है। लेट्स ईट ग्रैंडमा, यहाँ पर एक कोमा लग गया ईट के बाद। तो पंचुएशन ने एक्चुअली यहाँ पर दादी माँ की जान बचा दी। कैसे बचा दी? लेट्स ईट ग्रैंडमा, आओ दादी माँ को खाते हैं। और दूसरा सेंटेंस, दादी माँ आओ खाना खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर दादी माँ को खाते हैं और यहाँ पर दादी माँ को कहा जा रहा है कि आओ दादी माँ खाना खाते हैं। तो एक कोमा ने दादी माँ की ज़िंदगी बचा ली, और एक कोमा, एक फुल स्टॉप आपके भी बहुत सारे मार्क्स बचाएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो बच्चों, वैसे तो आप समझ ही गए इन दो एग्जाम्पल से कि कितनी इंपॉर्टेंस है पंचुएशन की। स्टिल पंचुएशन क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो क्या होता है पंचुएशन? तो पंचुएशन, अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं, तो पंचुएशन होता है कहने का तरीका। कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, उसके पीछे हमारी भावना क्या है, हमारे इमोशंस क्या है। बच्चों, इमोशंस भी दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि कई बातें हम खुशी में बोलते हैं, कई बातें हम दुख में, सोरों में बोलते हैं। खुशी में जैसे हुर्रे, हम मैच जीत गए, ओ नो तुम फेल हो गए। तो देखिए, मेरी टोन, जब मैंने दोनों सेंटेंसेस खुशी के और गम के आपके सामने अभी बोले, मेरी टोन में बहुत बदलाव हुआ, अप एंड डाउन हुए, और उनसे पता चल गया कि मैं खुश हूँ या मैं अनहैप्पी हूँ। बच्चों, अगर लिखने में ये पंचुएशन मार्क्स नहीं होते, बोलने में तो पता चल जाता है टोन से, लिखने में नहीं होते, तो कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस का मतलब निकाल लेता, जैसा कि मैंने आपको पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल के रूप में लिया था उसमें बताया। तो बच्चों, रिटर्न इंग्लिश में भावना को समझने के लिए या रिटर्न इंग्लिश की रीडिंग करने के लिए हमने यूज़ किया कुछ सिंबल्स का। वो सिंबल्स ही कहलाते हैं पंचुएशन। वो सिंबल्स हमारे बोलने के अंदाज में झलकते हैं, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को बताते हैं। तो सिंपल सी भाषा में पंचुएशन क्या होती है? सिंबल्स डिस्क्राइबिंग आवर फीलिंग्स और इमोशन। ठीक है, हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को व्यक्त करने वाले सिंबल्स ही हैं पंचुएशन। लिखने में भी इनका भरपूर प्रयोग होता है, और इन्हीं की वजह से हम इनको ढंग से, अपनी स्टेटमेंट को, अपने वाक्यों को ढंग से सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। अगर हम सही फुल स्टॉप, कोमा और भी जो 14 है यहाँ पर मेरे पास पंचुएशन मार्क्स, उनका सही प्रयोग करेंगे तो हमारी रीडिंग और राइटिंग दोनों ही चीज़ों में बहुत अच्छा सुधार होगा। अब बच्चों देखो, जो मैंने आपको बताया बोलने का अंदाज, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका,
अब देखिए बच्चों, एक ही सेंटेंस था लेकिन मैंने 3 तरीके से बोला। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका फुल स्टॉप, जिसे पीरियड भी बोलते हैं, मैं आपको भी बताऊंगी आगे। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, मैं बता रही हूँ कि वह अमेरिका जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, एक्सक्लामेटरी मार्क, मैं चौंक गई, अरे वो अमेरिका जा रहा है। तो मेरी जो भावना थी वो मेरे बोलने के अंदाज में व्यक्त हुई, और लिखने के लिए मैंने इसमें लगा दिया एक्सक्लामेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक। ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। अब देखिए मेरे बोलने की टोन बाकी ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने क्वेश्चन पूछा है, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे उसका उत्तर देखा। तो क्या अमेरिका जा रहा है, तो इस तरह से टोन चेंज हो गई, तो मेरा पंचुएशन मार्क भी यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क। तो केवल ये मार्क्स ही हैं बच्चों, पंचुएशन मार्क्स, जो हमें बताते हैं कि हमारी सेंटेंस में हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे बोलने के अंदाज का इससे पता चलता है। तो पंचुएशन मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, देयर आर सो मेनी पंचुएशन मार्क्स, लेकिन मोस्टली हम 14 पंचुएशन मार्क्स हैं जिनका आमतौर पर यूज़ करते हैं, और ये सारे के सारे 14 हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देयर आर 14 पंचुएशन मार्क्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। दे आर द पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोमा, सेमीकॉलन, कॉलन, डैश, हाइफन, parenthesis, brackets, braces, apostrophe, question marks and ellipses. Following the correct usage will make your writing easier to read and more appealing. तो ये 14 पंचुएशन मार्क्स हैं बच्चों, जिनको वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखेंगे, पंचुएशन मार्क्स के लिए ना कोई रूल्स नहीं रटने, आपको कोई भी रूल्स नहीं रटने। इज एम आर, वोज वर, कहाँ लगेगा, V1 ING, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो रूल्स, ओनली लॉजिक। कोई भी हम रूल्स की बात नहीं करेंगे, हम केवल तर्क से, लॉजिक से सेंटेंसेस को पंचुएशन के हिसाब से करना सीखेंगे। तो आवर वेरी फर्स्ट पंचुएशन इज पीरियड और फुल स्टॉप। सबको पता है लास्ट में जो एक डॉट लग जाता है सेंटेंस के, वो होता है फुल स्टॉप। आप शुरू से इस बात को पढ़ते आए हैं, लेकिन इसे पीरियड नाम से भी जाना जाता है। ये आज आप पहली बार सीख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कईयों को पता भी होगा। तो फुल स्टॉप और पीरियड एक ही बात है। फुल स्टॉप का निशान, जो चिन्ह है, विराम चिन्ह, ये आप देख पा रहे हैं सिंबल, ये है एक बिंदु, एक डॉट। आफ्टर स्टेटमेंट, बच्चों कोई भी स्टेटमेंट, आप सिंपल सी स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए, स्टॉप करने के लिए आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, माई नेम इज़ पूजा, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। अब देखो, माई नेम इज़ पूजा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है स्टॉप, रुकना, ठीक है। माई नेम इज़ पूजा, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। अब देखो, दोनों ही सेंटेंसेस स्टेटमेंट थी, दोनों के बाद में मैंने फुल स्टॉप लगाया, और फुल स्टॉप का मतलब है रुकना, ठहरना। जब वो मैंने देखा कि मेरे लिखे हुए कागज़ पे यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो मैं रुकी, मैंने वहाँ पर पोज लिया, मैं वहाँ पर अच्छी सी देर तक ठहरी हूँ। तो स्टॉप करना है हमें, ठहरना है, रुकना है एक स्टेटमेंट के बाद, वहाँ पर हम पीरियड का या फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर फुल स्टॉप का, एब्रीविएशन, ठीक है। एब्रीविएशंस जब भी हम करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप या डॉट कह लीजिए या पीरियड कह लीजिए, उसका यूज़ करते हैं। जैसे BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में BA लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर बैचलर को शॉर्ट करने के लिए डॉट, और आर्ट्स को शॉर्ट करने के लिए हमने डॉट लगा दिया, B डॉट A डॉट, ये देखिए BA। अब देखिए MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया हमने M डॉट A डॉट। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट कर दिया M डॉट L डॉट A डॉट। MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, M डॉट B डॉट A डॉट। एक वर्ड है बहुत हम कॉमनली यूज़ करते हैं, डॉक्टर, DOCTOR, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एब्रीवेटेड रूप में लिखेंगे, तो DR डॉट हो जाता है। कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, जो कॉमनली पेपर में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, इतनी बड़ी स्पेलिंग को हमने शॉर्ट करना है, तो हम लिखते हैं GOVT डॉट। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, M डॉट P डॉट। मिस्टर RC शर्मा, बच्चों नाम जो होते हैं बड़े बड़े लोगों के, वो भी डॉट लगाकर हम लिख सकते हैं। जैसे मिस्टर, MISTER को शॉर्ट करके लिख दिया MR डॉट।
आर जैसे रमेश की आप शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए, सी मतलब चंद्र शर्मा, मिस्टर रमेश चंद्र शर्मा को हमने शॉर्ट में लिख दिया मिस्टर आर सी शर्मा। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए एब्रीविएशन का हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपके लिए बनाया है, मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें डालने की कोशिश की है जो आम तौर पर बच्चे मुझसे क्लास में पूछते रहते हैं, तो मैंने वो सब यहाँ पर कंपाइल करने की कोशिश की है। मिस्टर, मिसेज, मिस और मिस, देखिए बच्चों 4 वर्ड है, मिस्टर, मिसेज, मिस और मिस। मिस्टर किसी भी पुरुष को कहते हैं, जैसे अभी हमने किया मिस्टर आर सी शर्मा, डजंट टेल अस द मैरिटल स्टेटस। बच्चों हर किसी व्यक्ति के लिए, बड़े आदमी के लिए, हम पुरुष के लिए मिस्टर का यूज़ करते हैं, MR डॉट, ठीक है। अब मिसेस क्या होता है, मिसेस किसी लेडी के नाम के आता है और स्पेसिफिकली उस लेडी के नाम के आगे आता है जो शादीशुदा है, जिसका मैरिटल स्टेटस आपको पता है कि शी इज़ मैरिड। जैसे आप मुझे कह सकते हैं मिसेस अत्री, ठीक है, तो MRS डॉट और जो भी सरनेम है उसके साथ आप मुझे बुला सकते हैं। मिस ऐसी लड़की जिसका आपको कंफर्म है कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड है, उसके नाम के आगे आप मिस MISS का यूज़ करेंगे। जैसे जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रही हैं वो सारी कहलाएंगी MISS मिस। और एक वर्ड बच्चों नया आया है अभी अभी और बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए, वो है मिस। उसको MS डॉट मिस बुलाते हैं, मिस, ज साउंड आएगी, Z साउंड। तो यहाँ पर बच्चों ऐसी लेडी जिसका मैरिटल स्टेटस आपको कंफर्म ना हो कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन क्रिएट ना करते हुए मिस लगा सकते हैं, MS डॉट, ठीक है। इससे हमें उसके मैरिटल स्टेटस का पता नहीं चलता। और बच्चों अब आप सोच रहे मैडम फिर छोटे बच्चों के नाम के आगे क्या लगाएं? बच्चों उनके नाम के आगे लगाते हैं मास्टर। जैसे मेरे बेटे के नाम के आगे मैं लगा सकती हूँ मास्टर पूजित, ठीक है। तो मिस्टर पुरुषों के लिए, मिसेज मैरिड लेडीज़ के लिए, मिस अनमैरिड गर्ल्स के लिए और मिस इन दोनों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। और आजकल मोस्टली बच्चों मिस का ही यूज़ होता है, मिसेज और मिस का यूज़ हम नहीं करते आमतौर पर। और बच्चों इन चारों मतलब मिस्टर और मिसेज और मिस के आगे, मिस क्या तो रहने दीजिए, इन तीनों के आगे आप डॉट ज़रूर लगाएंगे, मिस्टर डॉट मिसेज डॉट मिस डॉट, जब भी वो आपके सेंटेंस में पूछे जाएंगे। बच्चों टू एंड अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए ना हमारे पास 3 पंक्चुएशन मार्क्स हैं, पीरियड, फुल स्टॉप जिसका मैंने अभी जिक्र कर दिया, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेटरी मार्क। एक सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से भी ख़त्म हो सकता है, एक सेंटेंस एक्सक्लामेटरी मार्क से भी ख़त्म हो सकता है और एक सेंटेंस सिंपली फुल स्टॉप से भी ख़त्म हो सकता है। बस डिपेंड करता है कि उसकी भावना क्या है, उसमें व्यक्त क्या किया गया है। चलिए एब्रीविएशन पर आगे आते हैं। सिंपल सी 3 एब्रीविएशन यहाँ पर आपके सामने है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। E डॉट G डॉट हम बहुत बार लिखते हैं ना, स्पेसिफिकली मैथ्स में तो बहुत ही लिखते हैं। E डॉट G डॉट, कोई भी सम किया तो वहाँ पर E डॉट G डॉट। इसका बच्चों फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेशिया, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, यूज फॉर गिविंग 1 और मोर एग्जाम्पल्स, उदाहरण देने के लिए E डॉट G डॉट। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, जब भी आप लिखेंगे इंग्लिश में इसको लिख तो सकते हैं E डॉट G डॉट, लेकिन पढ़ेंगे हमेशा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ETC डॉट एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। तो बच्चों वैसे एक मजाक की बात भी है, एक बार एक बच्चे से पूछा गया, हाँ भाई तुमने पूरे क्वेश्चन पेपर में एक्सेट्रा लिख दिया। टीचर ने पूछा क्या मतलब है इसका, वो बोला मैडम एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब और कुछ नहीं आता था तो एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, मेरी जो क्षमता है सोचने की वो ख़त्म हो गई थी, तो ETC, ये मजाक की बात है। एटसेट्रा का क्या मतलब होता है? एंड अदर थिंग्स, ठीक है, एंड अदर थिंग्स, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आदि इत्यादि। तो इट इज़ यूज टू अवॉइड गिविंग अ कंप्लीट लिस्ट, पूरी लिस्ट ना देने के लिए हम एटसेट्रा ETC डॉट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, अ बुक, अ मोबाइल फ़ोन, अ कार एटसेट्रा। अब मैं पूरी लिस्ट नहीं लिख रही, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने आदि इत्यादि एटसेट्रा यहाँ पर लिख दिया। बच्चों ETC डॉट लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे एटसेट्रा, स्पेलिंग आपके सामने है। I डॉट E डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। I डॉट E डॉट का मतलब होता है इट एस्ट, और इंग्लिश में से बोलते हैं दैट इज़, इसकी हिंदी होती है जो की है, ठीक है। दैट इज़ यूज टू गिव अ मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की और एक्स्ट्रा डिटेल आपको देनी है तो वो दैट इज़ I डॉट E डॉट करके दी जाती है, इड एस्ट इसको बुलाते हैं। तो जब भी I डॉट E डॉट लिखा हुआ होगा आप उसको पढ़ेंगे दैट इज़।
बच्चों ये चीज़ है जो कॉमन यूज़ करते हैं हम, लेकिन हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है AM PM, ठीक है। एब्रीविएशन है बच्चों, AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम और PM की पोस्ट मेरिडियम। AM PM बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर है कैपिटल A डॉट कैपिटल M डॉट, ठीक है। AM ठीक है, AM के बाद डॉट लगाते हो बच्चों, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये कई सारे तरीके हैं, वो हर तरीके से ठीक होगा जो भी आप लिखना चाहे। इनका मतलब क्या होता है ना, ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, AM PM में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों देखो ये मिड डे है, बिल्कुल 12 बजे दोपहर के, ठीक है। दोपहर से पहले का यानी कि रात को, आधी रात को 12 बजे से सुबह के दोपहर 12 बजे तक तो होता है AM एंटी मेरिडियम, और मिड डे से रात के 12 बजे तक का टाइम कहलाता है PM पोस्ट मेरिडियम। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एंटी मेरिडियम मतलब बिफोर नून और बिफोर मिड डे यानी कि बिफोर 12 PM, और पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है आफ्टर नून या आफ्टर मिड डे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, AM PM किसी भी तरीके से लिखेंगे, केवल कैपिटल AM लिखेंगे ठीक है, A डॉट M डॉट कैपिटल में लिखेंगे ठीक है, स्मॉल लिखेंगे AM ठीक है, स्मॉल लिखेंगे A डॉट M डॉट तो वो भी ठीक है। तो ये चारों प्रकार यहाँ पर लिखने के ठीक होते हैं अकॉर्डिंग टू पंचुएशन। अब बच्चों जब 10th क्लास में गौतम बुद्ध वाला लेसन आता है और उसमें आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शायद 463 BC, जहाँ तक मुझे इस समय याद आ रहा है, तो बच्चों के सामने क्वेश्चन उठता है मैम BC क्या होता है और ये उल्टा चल रहा है, तो उनको समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो वैसे तो ये SS का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं इनकी एब्रीविएशन आपके सामने लिखना चाह रही हूँ। B डॉट C डॉट डज स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, but A dot D dot actually stands for the Latin phrase Anno Domini, which means in the year of our Lord। तो बच्चों क्राइस्ट जो यीशु मसीह हैं, आपने सुना होगा क्रिसमस जिनके उससे मनाया जाता है उनके बर्थडे वाले दिन, तो उनके जन्म से पहले तो थी BC, और उनके जन्म के बाद जो कहलाते हैं सन वो कहलाते हैं AD। BC उल्टे चलते थे अवरोह क्रम में, और AD चलते हैं आरोह क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। BC की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, AD की एनो डोमिनी। तो आई थिंक यहाँ पर आपके कई सारे जो क्वेश्चंस थे दिमाग में कॉमन वो सारे सॉल्व हो गए हैं, और मैंने आपको बता दिया है अपना पहला पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप या पीरियड, स्टेटमेंट पूरी स्टेटमेंट के बाद, और एब्रीविएशन में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो चलिए, I am a period, I look just like a dot, every time you see me you must stop। आपको ठहरना है कब, जब आएगा फुल स्टॉप। अगला है बच्चों बहुत ही आसान है हमारा क्वेश्चन मार्क, या जिसे बोलते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए 3 हमारे पास मार्क्स हैं, फुल स्टॉप जिसकी हमने बात कर ली। अब हम आते हैं सेकंड पर, जो कि है क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। यूज टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए हमेशा, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आप बहुत कॉमनली पूछते हैं जब स्कूल जाते हैं, मे आई कम इन मैम, वेयर डू यू लिव। अब बच्चों देखो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी टोन देखो, मैंने कुछ पूछा है और मैं चाह रही हूँ कि तुम मुझे उसका उत्तर दो। तो सवाल पूछने के लिए मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का या इंटेरोगेटिव मार्क का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद मैं संतुष्ट नहीं होती क्योंकि मुझे किसी उत्तर की प्रतीक्षा होती है, मैं वेट करती हूँ कि कोई उत्तर मुझे मिलेगा। ये इतना ही सिंपल है, एक ही यूज़ है इसका बच्चों। आगे चलते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक आप इसको इंग्लिश में कहते हैं, बनता कैसे है, स्टैंडिंग लाइन एंड डॉट, ठीक है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क कई नामों से जाना जाता है, बाकी सब में एक्सक्लेमेशन ज़रूर बढ़ा रहा है। तो एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, वंडर, हैरानी या विस्मय, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो हैरानी, विस्मय, वंडर। यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स क्या, यही विस्मय, हैरानी, चकित होना, वंडर होना। फीलिंग्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये जो हैरानी होती है बच्चों, ये जो विस्मय होता है, ये जो वंडर होता है, वो दोनों प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव खुशी का भी और नेगेटिव दुख का भी, ठीक है, दोनों तरीके से। जैसे मैं कहूँ वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कितना बढ़िया काम किया तुमने, हैरान हूँ मैं और खुश हूँ। सैड, ओह तुम फेल हो गए, मैं बहुत ही विस्मय में हूँ, लेकिन इस बार विस्मय है उदासी का, तुम फेल हो गए, ठीक है, तुमने टॉप कर दिया। अब देखो, हैरान तो मैं इसमें भी हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने टॉप कर दिया। तो इस तरह से विस्मय जब हम दिखाते हैं तो उसके बाद लगता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे वाओ
अमेजिंग, या फेसबुक यूज़र्स तो सारे हैं, ये इस तरह के आपके लिए कॉमन है वर्ड्स हम लिखते हैं किसी की फ़ोटोग्राफ के ऊपर, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा आगे से जब भी आप इस तरह के कमेंट करें एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर लगा दीजिएगा। थैंक यू में भी लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस में भी लगेगा। मैं आपको बताती हूँ अभी। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आप कोई सुंदर सा फूल देखते हैं, आप विस्मय करते हैं, वंडर करते हैं कितना सुंदर फूल है, सो स्वीट। एक प्यारा सा बच्चा देखते हैं, आप कहते हो वो कितना प्यारा है, सो स्वीट। शट अप, चुप हो जाओ, गुस्से में आप किसी को कहते हैं तो उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। देयर इज़ अ टाइगर, डर का है बच्चों सूचक, अरे टाइगर दिख गया, ठीक है बच्चों। अगर इसी सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप होता, देयर इज़ अ टाइगर, ये सिंपल सेंटेंस बन जाता। देखो बोलने में सारा डिफरेंस है। देयर इज़ अ टाइगर, यहाँ पर डर की भावना है। थैंक यू सो मच या थैंक यू, थैंक्स अ टन, जितने भी थैंक यू के एक्सप्रेशन है उनके बाद लगेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, गेट आउट ऑफ हियर, निकल जाओ यहाँ से। तो इस तरह के सेंटेंसेस के बाद भी हम विस्मय प्रकट करते हैं और इनके बाद लग जाता है विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम फोर्थ पॉइंट पे आ गए हैं यहाँ पर, कोमा। कोमा आपको पता ही है किस तरह बनता है, हम शुरू से इसको यूज़ करते हुए आए हैं। ये इस तरह से कोमा बनता है, आपकी स्क्रीन के सामने है। अब देखो बच्चों, कोमे का यूज़ कि अगर आपको कोमा लगाना नहीं आता तो क्या गड़बड़ होगी। एक तो मैं शुरू में बता ही चुकी, लेट्स ईट ग्रैंडमा, ठीक है, उसमें भी कोमे की गड़बड़ थी। अब देखिए आप, वी आर गोइंग टू लर्न टू कट एंड पेस्ट किड्स, हम सीखने वाले हैं बच्चों को कैसे काटा जाए और पेस्ट किया जाए, चिपकाया जाए। कोमे की वजह से बच्चों, अगर यहाँ पर एक कोमा होता यहाँ पर तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता। वी आर गोइंग टू लर्न टू कट एंड पेस्ट किड्स, ठीक है। अब कोमा होता क्या है बच्चों, कोमा का मतलब होता है पोज। अब आप कहोगे मैम आपने तो फुल स्टॉप में भी अभी पोज बताया, फिर से आप पोज बता रहे हो, तो कितना पोज। बच्चों मानो कि आप फुल स्टॉप में 2 सेकेंड रुकते हो तो कोमे का मतलब है 1 सेकेंड रुकना, थोड़ा सा सांस देना, हल्का सा पोज करना। हाफ देन फुल स्टॉप आप कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो टू गिव अ शॉर्ट पोज, थोड़ा सा रुकना, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न टू कट एंड पेस्ट किड्स, देखा थोड़ा सा रुकी ना मैं, तो यहाँ पर एक कोमा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है। आप भी ज़रूर बताइएगा अपने बड़ों को ये एग्जाम्पल, उन्हें पता चले कि पंचुएशन कितनी ज़रूरी है। अब देखिए एक और मज़ेदार एग्जाम्पल है आपके सामने कोमा का। पहला सेंटेंस देखिए, आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है खाना बनाने को, मेरे फैमिली का और मेरे कुत्तों का खाना बनाने में। और सेकंड देखिए, आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग, 3 कॉमा लगा दिया, तीनों में मैं रुकी हूँ। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कुकिंग में, मेरी फैमिली में और मेरे डॉग में। एक तो उसने दोनों का खाना बना दिया, फैमिली को पका दिया और कुत्ते को पका दिया। एक उसने कॉमा लगा के बहुत स्पष्ट से बताया है कि मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कुकिंग से, मेरे परिवार से और मेरे डॉग से। तो कोमा का देखो बच्चों कितना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर आ गया। तो कोमास मैटर। कोमा क्या, गिव अ शॉर्ट पोज, मैंने आपको बता ही दिया। हाफ देन द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से आधा रुकेंगे। सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ एंड एलिमेंट्स, आइडिया और एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, पूजित कम हियर, पूजित कम हियर, मैं रुकी पूजित के बाद, ठीक है, तो पूजित के बाद मैंने कोमा लगाया। अब ये देखिए, ही वॉज टॉल, डार्क एंड हैंडसम, मैं किसी व्यक्ति की तारीफ कर रही हूँ, वो टॉल है, डार्क है और हैंडसम है। एक और सेंटेंस देखिए बच्चों, आई हैव बनानाज, ऑरेंजेस, मैंगोज एंड पीचेस, मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बनानाज, ऑरेंजेस, मैंगोज एंड पीचेस, और मैंने सबको सेपरेट करने के लिए कोमा यहाँ पर लगाया है। बच्चों एक चीज़ ध्यान करिए, आपने इसी स्क्रीन पर अगर नोट किया हो, ये देखिए यहाँ पर मैंने एंड के आगे कोमा लगाया है और यहाँ पर मैंने एंड के आगे कोमा नहीं लगाया। क्यों भाई, यहाँ पर लगा दिया मैम, यहाँ पर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्यों लगाया, मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि एंड से पहले कोमा लगेगा या नहीं लगेगा। बच्चों जो एंड से पहले कोमा लगता है ना, उसको माना जाता है, उसका नाम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड कोमा, ठीक है, या तो उसको ऑक्सफोर्ड कोमा बोलते हैं या हार्वर्ड कोमा बोलते हैं। जैसे देखिए, आई हैव बनानाज, ऑरेंजेस, मैंगोज, कोमा लगा दिया है मैंने, ये है ऑक्सफोर्ड कोमा, हार्वर्ड कोमा। बच्चों एक्चुअली एक फ़ाइट चल रही है, कई लोग कहते हैं एंड से पहले कोमा आना चाहिए
और कई लोग कह रहे हैं एंड से पहले कोमा नहीं आना चाहिए। जो एंड से पहले कोमा को मान रहे हैं उसको वो कहते हैं ये ऑक्सफोर्ड कोमा है इसका नाम। तो बच्चों कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप एंड से पहले कोमा लगा रहे हैं तो भी ठीक है, और एंड से पहले कोमा नहीं लगा रहे आपका सेंटेंस फिर भी ठीक है। जैसा आपके टीचर आपको बताएं क्लास में आप वैसा ही कर सकते हैं। बाकी ग्रामेटिकली दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। एंड से पहला कोमा लगाएंगे तो वो ऑक्सफोर्ड कोमा कहलाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों येस और नो बहुत सारे आपने अपने लिटरेचर की बुक्स में भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, येस या नो में उनका उत्तर होता है। तो बच्चों जब भी आप येस या नो का यूज़ करते हैं ना, तो येस या नो के बाद हमेशा आप कोमा लगाएं, बहुत ज़रूरी है। जैसे नो थैंक यू, येस आई वॉन्ट वन। देखिए कोमा में मैं रुकी भी हूँ, तो येस और नो के बाद हमेशा ही आप कोमा लगाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। ऑलवेज यूज़ कोमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोडक्टरी एडवर्ब से शुरू हो, एडवर्ब कौन से होते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो LYILY वाले वर्ड होते हैं एडवर्ब। जैसे अनफॉर्चुनेटली, सीरियसली, लकीली, फाइनली, इवेंचुअली, ये जितने भी वर्ड हैं LY या ILY, जब भी सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होता है बच्चों तो इनके बाद ज़रूर ही ज़रूर कोमा लगेगा। अनफॉर्चुनेटली कोमा, वी हैव लॉस्ट द मैच, फुल स्टॉप। सीरियसली कोमा, लकीली कोमा, फाइनली कोमा, इवेंचुअली कोमा। तो ये जितने भी इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हैं उनके बाद ज़रूर ही ज़रूर आप कोमा लगाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। एड अ कोमा व्हेन टू सेपरेट सेंटेंसेस आर कंबाइंड। बच्चों जब दो अलग अलग सेंटेंस जोड़े जाते हैं एक दूसरे के साथ तो कोमा ज़रूर लगेगा। जैसे वी परचेज सम चीज़ कोमा एंड वी परचेज सम फ्रूट। अब देखो वी परचेज सम चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, वी परचेज सम फ्रूट बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये दो अलग अलग सेंटेंसेस होते तो एंड तो हट जाता, फुल स्टॉप लग जाता, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हमने दो सेंटेंस को कंबाइन किया है जो अपने आप में प्रिंसिपल क्लोज हैं, तो हमने पहले सेंटेंस के बाद कोमा लगा दिया और एंड से पहले लगा है बच्चों। तो इसका नाम बताओ ज़रा, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सफोर्ड कोमा। येस यू आर राइट, यू आर गेटिंग द पॉइंट, वेरी गुड बच्चों। आगे चलते हैं। द फिफ्थ वन इज कॉलन। कॉलन क्या होते हैं बच्चों? दो डॉट, ठीक है, दो डॉट। बच्चे बहुत कम यूज़ करते हैं इसका, लेकिन इसका यूज़ करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी भी आप कहाँ पर करें। कॉलन ना आप ज़रूर करें। प्रोजेक्ट आप सारे बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, फ्रंट पेज बनाते हैं, कॉपियों के आगे अपने नाम लिखते हैं। तो जैसे आप लिखते हैं नेम, नेम के बाद बच्चों कॉलन लगाया करें और फिर नेम लिखा करें। क्लास, फिर दो डॉट लगाया करें, फिर क्लास लिखा करें। सब्जेक्ट, फिर कॉलन लगाया करें और फिर सब्जेक्ट का लिखा करें। स्कूल, कॉलन लगाएं और फिर स्कूल का नाम लिखें। तो यहाँ पर आप ज़रूर कॉलन का यूज़ करें। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। कोटेशन आपने सबने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी है 9th 10th, उससे पहले से शुरू हो जाती है। तो जब भी बच्चों हम करते हैं सैड आता है या सेज आता है या विल से आता है, उसके बाद कोमा लगता है ना, राम सेज कोमा। कोमे की जगह अगर कॉलन भी लगा हो तो वो सेंटेंस गलत नहीं होता। जैसे माई फादर सेज कॉलन, नेवर हर्ट एनीवन। तो एक तो पॉइंट हो गया हमारा ये। सेकंड, टू मेक लिस्ट और गिव एग्जांपल्स। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है बच्चों कॉलन का, लिस्ट बनाने के लिए या एग्जांपल देने के लिए। जैसे आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं उसकी लिस्ट बना रही हूँ तो मैंने कॉलन लगा दिया, पेन्स, बुक्स एंड अ मोबाइल, ठीक है। अब जैसे अब आप बताते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, कॉलन लगेगा उसके बाद। कई बच्चे ना डैश या हाइफन लगाते हैं, वो नहीं लगाओ, कॉलन लगाओ। और फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो जब भी लिस्ट बना रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो तो कॉलन का यूज़ करना चाहिए। आपके नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, डेट, वो सब में भी आप कॉलन का ही यूज़ करना आज के इस वीडियो देखने के बाद से। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका, टू मेंशन टाइम एंड रेशियो। जब भी हम टाइम लिखते हैं, जैसे नोटिस हो गया, मैसेज हो गया, हम उसमें टाइम ज़रूर लिखते हैं इंग्लिश के अंदर। तो 5:30 PM, ठीक है, 5:30 तो कॉलन लगेगा बच्चों, डॉट नहीं लगेगा, कॉलन आप लगाएंगे। रेशियो होता है 3:2, तो अनुपात का साइन तो आपको पता ही है, कॉलन ही होता है। अगले पे चलते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी ऊपर लग जाता है ये, जैसे कोमा, यही कोमा होता है बच्चों, कोमा तो नीचे लगता है, ये ऊपर लगता है ना। देखा होगा आपने अपोस्ट्रोफी का यूज़ बहुत जगह देखा होगा। अब अगर मैं अपोस्ट्रोफी की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो देखिए, ईट योर डिनर, अपना खाना खाओ, सिंपल सी बात है, ईट योर डिनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये यू आर इस तरह सारा ये योर था, यहाँ पे यू आर हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गई बच्चों। कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसमें अपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा। तो खाओ भाई, तुम ही डिनर हो, तुम्हें हमें खाना है, तुम पहले खाओ, हम फिर तुम्हें खाएंगे। तो एक अपोस्ट्रोफी ने
ये जो जानवर है इसकी जान बचा भी सकता है और इसको मार भी सकता है, तो बड़े मैटर करते हैं अपोस्ट्रोफे। तो चलिए, पॉजेसिव केस बच्चों, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम हिंदी में यूज़ करते हैं संबंध बोधक, का, के, की, राम का पेन, नेहा की कॉपी, ठीक है, स्नेहा का मोबाइल, का, के, की। और बच्चों जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो ध्यान रखें इनकी इंग्लिश बनती है अपोस्ट्रोफे, ऊपर वाला जो कोमा मैं कह सकती हूँ आपको समझाने के लिए वो। जैसे कि देखिए, रमा का बैग, रमाज बैग, ये आ गया अपना अपोस्ट्रोफे, रमा का बैग, रमाज बैग। बॉयज़ शर्ट, लड़के की शर्ट, की इंग्लिश हो गया यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस। माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे पिताजी के दोस्त का भाई। अब आप कहेंगे मैम 2 बार आ गया, गलत नहीं हो गया? नो बेटा, कितनी भी बार आए गलत नहीं होता, बस हिंदी चलती जाएगी, का, के, की। अब ये देखिए बच्चों, बॉयज़ हॉस्टल, एक लड़के का हॉस्टल नहीं है, बहुत सारे बॉयज़ का हॉस्टल है, तो यहाँ पर एस के बाद लग गया अपोस्ट्रोफी। अब जैसे आप सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर, वहाँ पर एक लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है बच्चों, वो एक लेडी का नहीं होता, वो सारी लेडीज़ का होता है। तो देखिए लेडीज़ प्लूरल बना के मैंने यहाँ पर लगा दिया अपोस्ट्रोफे। अब बच्चों कई नाम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में खुद ही ऐसा आता है ना, तो उनमें क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं विकासेस मोबाइल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ VIKAS अपोस्ट्रोफी S, विकासेस मोबाइल, तो ये ठीक होगा, कोई गलत नहीं है। विकास के नाम के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी S लगा दिया। लेकिन आजकल हम हर चीज़ को छोटा करने में लगे हैं, है ना, हर चीज़ को हम इजी करने में लगे हैं, तो हमें लगता है ये एक एस ना बड़ा फालतू है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब अपोस्ट्रोफी से हमारा काम चल रहा है, का के की इंग्लिश आ रही है, तो हम इस एस को हटा देते हैं, ये केवल ऐसे हो जाएगा विकासेस मोबाइल, ये बिल्कुल ठीक है। बच्चों जब आप 12th में आएंगे, जो बच्चे 12th के भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बहुत ही फेमस और मेरे वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स हैं जॉन कीट्स, KEATS, ठीक है। अभी देखिए जॉन कीट्स पोएम, तो यहाँ पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी है, इसके बाद आप एस लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, मैं तो यही कहूँगी आप मत लगाएं, क्योंकि चीज़ों को छोटी करेंगे उतना इजी रहेगा। तो कीट्स के बाद अपोस्ट्रोफी। 10th के बच्चे WB येट्स की पोएम पढ़ते हैं, तो YEATS अपोस्ट्रोफी। तो मैं कहूँ येट्स की कविता, तो येट्स पोएम, एक और एस अपोस्ट्रोफी के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लूरल के बाद भी एस नहीं लगेगा, ध्यान करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था बॉयज़ लेडीज़। तो ये हैं बच्चों का के की इंग्लिश पॉजेसिव केस। कॉन्ट्रैक्शन, मैं कई देर से ये वर्ड बोल रही हूँ, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? वर्ड्स को कंबाइन करके उनको शॉर्ट करना, जैसे डू नॉट, डोंट, यू आर, यू, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। बच्चों ये डी जो है ना, ये 2 चीज़ों को करेगा डिफाइन, या तो ये ही वुड हो सकता है या ही हैड हो सकता है। पता कैसे चलेगा? इसके बाद वर्ड के बाद अगर V1 होगी तो ये वुड होगा, V3 होगी तो ये हैड होगा। एंट, एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है एंट। शेल नॉट, शेंट। अच्छा बच्चों ये देखिए कांट, कैन नॉट, इट्स, इस इट्स पे तो मैं थोड़ा और टाइम लूँगी, आपका बड़ा कन्फ्यूज़न है, अगले स्लाइड जो होगी मेरी वो इसके ऊपर है, मैं आपको बताऊँगी। और ये देखिए बच्चों, आप कहोगे मैम ये तो ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन ये लास्ट वाला भी बिल्कुल ठीक है। आई वुड हैव, 3 वर्ड्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आई वुड हैव, और 2 बार हमने अपोस्ट्रोफे लगा दिया। अब आ जाओ बच्चों, बहुत ही नाइस कॉन्सेप्ट, इट्स। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है मैम कौन सा इट्स आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी वाला लिया, ये रहा अपना अपोस्ट्रोफी वाला, ये विदाउट अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी जिसमें लगी हुई है वो कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों इट इज़ की, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, ये देखिए इट इज़, इट हैज़ भी हो सकता है, उसकी भी चल जाएगी। एग्जाम्पल लेंगे, द डॉग इज़ लेजी एंड इट्स हंगरी, जो डॉग है वो लेजी, सुस्त हो चुका है और यह भूखा है। कुत्ते के लिए हमने इट इज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दिया, और इट्स का मतलब होता है इसका, जैसे माय बॉल, योर बॉल, इट्स बॉल, इसकी बॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है इट्स बॉल, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव ये कहलाता है, और ये केवल कॉन्ट्रैक्शन है। अपोस्ट्रोफी लगेगा तो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ या इट हैज़ की, और इट्स का मतलब होता है इसका। जैसे द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड, यह जो डॉग है अपना खाना खा रहा है, इसका खाना खा रहा है, ठीक है। तो इट्स ईटिंग इट्स फूड, इट इज़ ईटिंग इट्स फूड, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज़ और इट्स, इट इज़ इट्स अपोस्ट्रोफी लगेगा, इट्स में कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, और इसका मतलब होता है इसका। अदर केसेस में भी बच्चों यहाँ पर यूज़ होता है
हाउ मैनी वंस आर देयर इन 1 1 3 2 4 1 5 1 2। यहाँ पर मेरे को काउंट कराने थे कितने बार वन आया है, तो 1 अपोस्ट्रोफी एस। हाउ मैनी एम्स इन टुमारो, टुमारो में कितने एम आए हैं, तो यहाँ पर एम्स, एम अपोस्ट्रोफी एस मैंने यहाँ पर लगाया है, और इसके साथ ही हमारा पूरा होता है अपोस्ट्रोफी। अब आते हैं बच्चों डैश। डैश यानी कि लंबी सी स्लिपिंग लाइन, आप देख पा रहे हैं ये होता है डैश, लंबी होती है, ठीक है। एक होता है बच्चों हाइफन, इसके बाद ही तुरंत हम हाइफन करेंगे। डैश वर्सेस हाइफन, बड़ी कंफ्यूजन होती है डैश और हाइफन में कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ यूज़ की जाए। पहले तो आप इनके ना सिंबल ही देखिए। डैश होता है बच्चों लंबी स्लीपिंग लाइन, और हाइफन होता है छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ये है हमारा डैश, ये है हमारा हाइफन। डैश में बच्चों सेंटेंस के जहाँ पर भी ये डैश लगेगा, दोनों साइड में स्पेस हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और हाइफन में कभी भी कोई भी स्पेस नहीं आता, सीधा वर्ड हाइफन और वर्ड। और डैश में वर्ड स्पेस डैश स्पेस, उसके बाद उसका वर्ड जो भी नेक्स्ट आने वाला है। तो ये यहाँ पर एक हाइफन और डैश के बीच में जो डिफरेंस था मैं आपको बता दिया है। अब आते हैं बच्चों इनका यूज़ कहाँ होता है। डैश की बात कर रहे हैं। डैश का यूज़ इनफॉर्मल वे में होता है। रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स एंड टाइम, कोई डेट है, कोई टाइम है, कोई नंबर है, उनको बताने के लिए, उनके पीरियड को, अंदर के पीरियड को दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे 1998 से 2002, 24 to 27 of June आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, 10 AM to 6 PM। तो यहाँ पर मैंने बताना था रेंज नंबर्स की, डेट्स की और टाइम की, तो मैंने डैश का यूज़ किया। अब देख भी लीजिए आप, दोनों तरफ गैप है, ठीक है, गैप होता है डैश में, हाइफन में कोई भी गैप नहीं होता। एक और यूज़ है डैश का बच्चों, अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। आप अचानक कोई बात कर रहे हैं और अब्रप्टली, सडनली आपका विचार बदल जाता है, तो आप डैश का यूज़ करते हैं। जैसे स्टेटमेंट देखिए, आप समझ जाएंगे। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वी यूज टू प्ले टुगेदर, बट वाई आई एम टेलिंग यू दिस। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम साथ खेलते थे, बहुत ठीक बात है, लेकिन अचानक से जो स्पीकर है उसका जो थॉट है वो बदल गया, लेकिन मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, है ना, बदल गया ना। तो यहाँ पर उसने लगा दिया डैश। आप देख सकते हैं डैश के इधर भी गैप रहेगा और इधर भी गैप रहेगा। बच्चों ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये आपके स्कूल में तो काम नहीं आएगी, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर काम आएगी। डैश को भी दो भागों में बांटा जाता है, एन डैश एम डैश। एन डैश की बात करते हैं, ट्वाइस एज लॉन्ग एज अ हाइफन, हाइफन से दुगना होता है। द एन डैश इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू इंडिकेट अ रेंज, कनेक्शंस और डिफ्रेंशिएशन सच एज, कोई भी सन हो गया हमारा, या प्रिंसटन, न्यूयॉर्क ट्रेन्स, ठीक है, रेंज को बताने के लिए जो मैंने पहला पॉइंट लिया था। और एम डैश क्या होता है बच्चों, लॉन्गर देन द एन डैश, एन डैश से भी लंबा होता है। हाइफन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा एन डैश और सबसे बड़ा एम डैश। द एम डैश कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ कोमा, कोमा की जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। पैरेंथीसिस, जो ब्रैकेट्स कह सकते हैं आप, मैं आगे बताऊंगी, उसकी जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। कॉलन की जगह इसका यूज़ किया जा सकता है टू एनहेंस रीडेबिलिटी और एम्फसाइज द कंक्लूजन ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव हिम हर आंसर, नो, यहाँ पर एम्फसिस देना था, ठीक है, तो यहाँ पर लंबा सा एम डैश लगाया गया है और उसके बाद लिखा गया है नो। तो आई थिंक ये एन डैश और एम डैश क्लियर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर काम आएंगे, इनको ध्यान रखें आप। अब आते हैं बच्चों, हमने काफ़ी बार इस नाम का जिक्र कर लिया हाइफन, और देख लेते हैं छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ये लगती कहाँ है। टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, बहुत ही सिंपल, शायद एक ही रूल है इसका, हाँ एक ही रूल है बच्चों इसका, दो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, और वो दो वर्ड्स जब कंबाइन होते हैं ना तो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे इको फ्रेंडली, देखो हाइफन लगाया ना बच्चों, इको के बाद कोई स्पेस नहीं, फ्रेंडली से पहले कोई स्पेस नहीं। सिस्टर इन लॉ, ठीक है, बुक लवर, वेल नोन, सन इन लॉ, सेल्फ मेड, पार्ट टाइम, वेल बिहेव्ड। यहाँ पर हमने दो वर्ड्स को कंबाइन किया है, हाइफन लगाया है, हाइफन में दोनों और कोई स्पेस नहीं आया है, और एक वो नया कॉन्सेप्ट बन गया है, इसे कहते हैं हाइफन। हाइफन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, हॉट वाटर बॉटल यानी कि गर्म पानी की बोतल, हॉट वाटर बॉटल, यहाँ पर हाइफन नहीं है, यानी कि जो पानी की बोतल है वो गर्म है, ठीक है, तो वो गर्म पानी की बोतल और वो पानी की बोतल गर्म, तो ये फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपने हाइफन ठीक से नहीं लगाया। अब आते हैं बच्चों एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है बच्चों, एक डॉट और कोमा, ठीक है, डॉट और कोमा कहलाता है सेमी कॉलन। पोज, ये भी बच्चों रुकना ही है, ठीक है, रुकने के लिए अभी हमने तीन चीज़ें कर ली, फुल स्टॉप अच्छा सा रुकना, कोमा थोड़ा रुकना, फुल स्टॉप से हाफ रुकना,
और ये कौन सा पोज है मैडम? सेमी कॉलन में कितना रुकना बच्चों? लेस देन फुल स्टॉप, मोर देन कोमा, यानी कि कोमा से ज़्यादा और फुल स्टॉप से कम जहाँ पर आप रुको वो होता है सेमी कॉलन। कोमा से ज़्यादा, फुल स्टॉप से कम। जैसे कि आई कॉल्ड हिम ऑन 25th मंडे, 28th थर्सडे, 30th सैटरडे एंड सो ऑन। अब आपने मेरे बोलने के तरीके को नोट किया हो तो मैं कोमा पे कम रुकी हूँ और सेमी कोलन पे मैं थोड़ा उससे ज़्यादा रुकी हूँ, लेकिन फुल स्टॉप से मैं कम रुकी हूँ। तो ये होता है बच्चों सेमी कोलन का यूज़। कहाँ यूज़ करते हैं? टू सेपरेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइन विद वेयर एज, फो, बट, ओनली, अदरवाइज एक्सेट्रा। जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट लो मार्क्स। ऐसी कोऑर्डिनेट क्लोज से पहले जो किसी कंजक्शन से तो न जुड़ी हो परंतु अंत में सब्जेक्ट अपना रखती हो। जैसे वी वीप, वी लाफ, वी पास अवे। बच्चों ये देखो 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, तीनों के पास अपना सब्जेक्ट है, हमें तीनों को जोड़ना है, हमने सेमी कोलन का यूज़ किया। डू नॉट कमिट एनी क्राइम, गॉड इज़ वॉचिंग यू। कंपाउंड सेंटेंसेस की उन क्लोजेस को अलग करने के लिए जिसके पास कोमा से वो पृथक किए गए हों। जैसे एज सीजर लव हिम, आई वीप फॉर हिम। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, आई रिजॉयस एट इट। एज ही वॉज वैलियंट, आई ऑनर हिम। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों सीजर वाला, इसे ज़रूर याद कर ले, पेपर में आ जाता है कई बार। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, कोटेशन मार्क्स, स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कोमास, कई नामों से जाना जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में इसका भरपूर यूज़ किया जाता है जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट को, किसी स्पीकर के द्वारा बोली गई स्टेटमेंट को हमेशा इन्वर्टेड कोमास में ही रखा जाता है, कोटेशन मार्क्स में ही रखा जाता है। जैसे कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू शो दैट समवन इज स्पीकिंग, दे आर यूज्ड एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। जैसे पीट एक्सक्लेम्ड, एक व्यक्ति है पीट, उसने कहा, उसने जो कहा बच्चों वो हमेशा इन्वर्टेड कोमास कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आएगा। आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, ये बात उसने कही है ना, तो डायरेक्ट जब स्पीकर को ये बात बोलेगा तो उसकी लाइन हमेशा ही आएगी इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे ये देखिए, महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा। डायरेक्ट स्टेटमेंट उनकी क्या है? डू और डाई, करो या मरो, और ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। जॉन कीट्स मैंने अभी जिक्र किया था, उन्होंने कहा ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। सुंदरता ही सच है, सच ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट एक तरह से। तो उन्होंने ये बात जो कही है, स्पीकर हैं जॉन कीट्स, और उनकी बात आ गई कोटेशन मार्क्स के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। बच्चों इन्वर्टेड कोमा भी ना 2 तरह के होते हैं, डबल और सिंगल। आप देखिए ऊपर तो ये डबल है 2-2 और यहाँ पर ये सिंगल है। तो आपके भी मन में प्रश्न उठता होगा ना, मैम कहाँ पर डबल लगाएं, कहाँ पर सिंगल लगाएं? आमतौर पे टीचर्स जवाब नहीं देते इस चीज़ का, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर करें। इन अमेरिकन इंग्लिश द रूल इज़ टू यूज़ डबल कोटेशन मार्क्स। अमेरिकन इंग्लिश की जहाँ तक हम बात करते हैं डबल कोटेशन मार्क का ही यूज़ होता है। जैसे वो टाइम विल ही अराइव, शी आस्क्ड, उसने पूछा वो किस समय आएगी। तो यहाँ पर बच्चों शी की जो स्टेटमेंट थी वो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, आप ध्यान करिए। बट इन ब्रिटिश इंग्लिश कोटेशन मार्क्स आर कॉल्ड इन्वर्टेड कोमास, हम इन्वर्टेड कोमास बुलाते हैं। एंड द सिंगल वंस आर यूज मोर फ्रीक्वेंटली देन द डबल फॉर डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में यूके जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर सिंगल का यूज़ किया जाता है। लेकिन बच्चों वैसे तो हम BRP यूज़ करते हैं, लेकिन हम हमेशा डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा डबल में ही लिखते हैं। तो आप ध्यान करेंगे, आप डबल में ही लिखें। सिंगल में क्या लिखें? ये देखिए, सिंगल में आप ये लिखिए जो मैं आपको बताती हूँ। बुक्स, किताबों के नाम, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब का नाम है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए इसको। गीतांजलि आता है, गीतांजलि इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत बार आता है पेपर में, याद करिए सेंटेंस को। तो गीतांजलि बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था, बुक का नाम था। गीतांजलि को आप करिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। पोएम्स के नाम होते हैं, आपकी क्लास में बहुत सारी पोएम होती हैं हर क्लास के अंदर। हमेशा बच्चों पोएम के नाम को, लेसन के नाम को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ही लिखें। जैसे 9th की पहली पोएम द रोड नोट टेकन, तो द रोड नोट टेकन ये पूरा नाम आएगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। मैगजीन्स के नाम है इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा, शिप्स के नाम है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आप इनको ज़रूर लिखें। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों कुछ। आई हैव रेड नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक का नाम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आ चुका है। द रोड नोट टेकन इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम, पोएम का नाम आ चुका है। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे, ये न्यूज़पेपर का नाम भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ चुका है। वैसे बच्चों आजकल जब हम ये चीज़ कंप्यूटर पर लिखते हैं तो हम इनको इटैलिक यानी कि थोड़ा टेढ़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हैंड से लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टेढ़ा नहीं हो सकता। तो आप इन चीज़ों को सिंगल इन्वर्टेड
इन्वर्टेड कोमा में ही लिखें। बच्चों कई बार ना आपने बुक्स में भी देखा होगा, हिंदी का कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे कल ही मैं एक लेसन पढ़ा रही थी इसी तरह ऑनलाइन, उसमें मैदान वर्ड आया था, द थीफ स्टोरी क्लास 10th के अंदर। मैदान को बच्चों बुक वाले ने छापा था, प्रिंट किया था और उसने इटैलिक कर दिया था वर्ड को। लेकिन चूंकि हम इंग्लिश में हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, हम अपने हाथ से इटैलिक नहीं कर सकते, उसको टेढ़ा नहीं कर सकते, हम उसको यूज़ कर लेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है, अगर आपको भी कभी ऐसा हो किसी वर्ड की हिंदी तो पता है, इंग्लिश नहीं आ रही है, आप कोई भी वर्ड उसकी जगह लिख नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों कंफ्यूज ना हो, इतना ज़्यादा नहीं होता। इंग्लिश केवल एक बोलने का तरीका है, एक लैंग्वेज है। आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर उस वर्ड को लिख दें, हिंदी वाले वर्ड को, तो चल जाएगा। डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर भी कि वो इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, 3 तरह के हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। पहला बच्चों ये कहलाता है राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, दूसरा है कर्ली ब्रैकेट्स और तीसरा है स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं ब्रेसेस। तो ये 3 तरह के ब्रैकेट्स हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तीनों ही जो 2 है ना बच्चों, ये तो अधिकतर मैथ्स में यूज़ होते हैं, आपको पता है। लेकिन ये पैरेंथेसिस जो है, राउंड शेप है, वो हम इंग्लिश में कई बार यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसी की ज़्यादा जिक्र करूँगी, बाकी तो का यूज़ मैथ्स में होता है ज़्यादा। तो पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई बात कर रहे हैं और हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं, बुक के ऊपर लेखक, राइटर का जिक्र होता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट, ये था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी उसके बर्थ की और उसके डेथ की, तो ये चीज़ हमने पैरेंथेसिस के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डाल दी। तो इसका यूज़ केवल एक ही होता है, टू ऐड एडिशनल इन्फो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना। लास्ट है बच्चों अपना एलिप्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एलिप्सिस। एलिप्सिस 3 डॉट या 4 डॉट, आप देख पा रहे हैं 3 डॉट या 4 डॉट कहलाते हैं एलिप्सिस। This punctuation symbol is used to show that there has been an omission of some letters or words. In many cases, ellipses are used to cut statements short to avoid unnecessary or irrelevant words that have no impact on the meaning of the statement being made. बच्चों कई बार ना स्टेटमेंट के एंड में ये एलिप्सिस लगता है, 3 डॉट या 4 डॉट। उसका मतलब क्या होता है, हमने कोई बात छोड़ दी है या इररिलेवेंट बात थी, उसको हम कहना नहीं चाह रहे, वो ज़रूरी नहीं थी, तो वहाँ पर हम 3 डॉट को लगा देते हैं। जैसे टू बी कॉन्टिन्यूड, आप धारावाहिक सीरियल्स, टीवी सीरियल्स देखते होंगे, जहाँ पर ख़त्म होता है तो लिखा आता है टू बी कॉन्टिन्यूड, आगे ये जारी रहेगा, बाद में होते हैं 3 डॉट, वो होते हैं एलिप्सिस। यू विल नेवर बिलीव व्हाट आई सॉ, तुम विश्वास नहीं करोगे मैंने क्या देखा, आगे उसने बात बताई नहीं, लेकिन उसे 3 डॉट लगाकर वहीं पर बात को ख़त्म कर दिया, तो उसने यूज़ किया एलिप्सिस का। तो बच्चों यहाँ पर ख़त्म हो गए हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत इजी भाषा में सभी के सभी समझा सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करो बच्चों, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, रिकॉर्ड करने में। आज मेरा पूरा दिन मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाया है इसका वीडियो बनाने के लिए। अब 5 मिनट की बात और कर लेते हैं, व्हेन टू यूज़ कैपिटल लेटर्स। जब हम पंक्चुएशन की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैपिटल लेटर्स भी नहीं दिए होते, तो किन हमें लेटर्स को कैपिटल बनाना होता है, बड़ा बनाना होता है, देख लेते हैं। नंबर 1, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस दे रखा हो, पहला अक्षर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा, आप ध्यान रखें। सेकंड, कैपिटल होंगे बच्चों नेम्स एंड अदर प्रॉपर नाउन्स। जितने भी प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का, स्थान का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। और बल्कि नाम के लिए मैं आपको बता भी दूं, जैसे किसी का 2 वर्ड का भी नाम होता है, 3 का भी नाम होता है। जैसे मेरा नाम है पूजा शर्मा, P कैपिटल S कैपिटल, ठीक है। और किसी का नाम होता है जैसे आशा रानी शर्मा, A कैपिटल, R कैपिटल, S कैपिटल। तो सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, तीनों ही के फर्स्ट लेटर्स आप कैपिटल करेंगे। जैसे बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य का M, प्रदेश का P कैपिटल रहेगा। नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स, किसी व्यक्ति का नाम तो प्रॉपर नाउन होता ही है। सिटीज़ के नेम, कंट्रीज़ के नेम, कंपनीज़ के नेम, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, सबके पहले लेटर कैपिटल होंगे। पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बी, जे और पी कैपिटल रहेंगे। प्रॉपर नाउन ये सब होते हैं बच्चों, तो आप सबको इनको कैपिटल करना है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कोट, कोटेशन। जब कोटेशन मार्क के अंदर से शुरू होता है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच शुरू होती है, जैसे डू और डाई, महात्मा गांधी जी ने कहा डू और डाई, तो वो जो डू आएगा ना इन्वर्टेड कोमा के बाद, वो हमेशा ही कैपिटल होगा, आप ध्यान रखेंगे। और इस तरह के सेंटेंस ज़रूर पेपर में आते हैं, तो जैसे कोटेशन मार्क्स आप लगाएं, पहला लेटर कैपिटल कर दें। जैसे मारियो आस्ट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, देखो व्हाट कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा, W कैपिटल हो जाएगा।
कैपिटलाइज डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज बट नॉट सीजन्स। बच्चों मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज आप सबको पता है, इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल। मंथ्स 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबका पहला लेटर कैपिटल। फेस्टिवल, दिवाली, होली और जितने भी होते हैं, पहला लेटर हमेशा कैपिटल। हॉलीडेज, क्रिसमस, सी कैपिटल। लेकिन बच्चों जो सीजन्स होते हैं ना, कौन से, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, उनके लेटर्स कैपिटल नहीं होते। बाकी इन सब चीज़ों के लेटर्स फर्स्ट कैपिटल होंगे ही होंगे। कैपिटलाइज मोस्ट वर्ड्स इन टाइटल्स। बच्चों ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैं क्लास में बताती हूँ, जो अपने लेसन के नाम होते हैं, पोएम के नाम होते हैं, जैसे 10वीं का बच्चों पहला लेसन का नाम लेते हैं अ लेटर टू गॉड। तो जो मोस्ट लेटर्स हैं, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जैसे अ कैपिटल होगा ही होगा, वो तो पहला है। लेटर का एल, गॉड का जी हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें प्रेपोजिशंस वगैरह लगती है ना, जैसे टू, इन, एट, उनके लेटर्स हमेशा रहेंगे स्मॉल, ये ध्यान रखेंगे। जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एक बुक का नाम है, एस और एस कैपिटल रहेगा, ए हो जाएगा स्मॉल। प्राइड एंड प्रेजुडिस, पी रहेंगे कैपिटल, एंड का ए हो जाएगा छोटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे कैपिटल हैं, क्योंकि जो मैंने पीपीटी यहाँ पर सिलेक्ट की है उसमें कैपिटल ही लिखा जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ठीक नहीं कर पाई आपके लिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। कैपिटलाइज सिटीज़, कंट्रीज़, नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, सारे लगभग बात हो चुकी है। नेशनलिटीज़ जैसे इंडियन, ठीक है, इंग्लिश, ये सब। लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इवन सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सबके फर्स्ट लेटर होंगे कैपिटल। कैपिटलाइज टाइम पीरियड्स एंड इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो से बच्चों हिस्ट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, WW, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तो इनके भी पहले पहले वर्ड लेटर हमेशा कैपिटल ही होंगे। प्रोनाउन आई आप जब भी यूज़ करेंगे, आई मतलब मैं, प्रोनाउन के रूप में, वो आई हमेशा कैपिटल होगा, चाहे बीच में हो, शुरू में हो या लास्ट में हो। बच्चों गॉड, भगवान के लिए गॉड, ऑलमाइटी, ही, हिम, हिज, इनमें से कोई भी आप वर्ड यूज़ कीजिए, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो लास्ट में हो, ठीक है। जैसे हिज आपने गॉड के लगाया तो एच कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो। इनिशियल्स एंड एब्रीविएशंस, अभी आपने शुरू में किया था, BA, MBA, MA, MLA, इन सब के लेटर्स हमेशा कैपिटल ही आते हैं, ठीक है। इनिशियल्स भी जो होते हैं, जैसे PS, अगर मैं अपने नाम को लिखूं पूजा शर्मा को, PS तो हमेशा कैपिटल ही रहेंगे। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, हमेशा इनके पहले लेटर होंगे कैपिटल। नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, गंगा, यमुना, सरस्वती और द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, हमेशा बच्चों इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेंगे। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स के नाम के लेटर भी फर्स्ट हमेशा कैपिटल ही रहेंगे, आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से मैंने ली गई है 2018। आप एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे और इनको सॉल्व करके अपने अपने टीचर्स के पास भेजेंगे। मैं रुक जाती हूँ 2 सेकंड के लिए। ये 2018 के हैं बच्चों। 2019 के सारे सेंटेंसेस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, ज़रूर इनको सॉल्व करें, जैसा कि मैंने समझाया है उस हिसाब से आप ज़रूर सिक्योर करेंगे फुल मार्क्स। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व ऑल दीज एंड सेंड टू योर टीचर्स। और ये बच्चों 2020 के सारे पेपर में जो आए थे कंपाइल हैं, ज़रूर इनको सॉल्व करें। इनको सॉल्व ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि पेपर में इनमें से ही रिपीट आ जाते हैं। ये आप मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है पंचुएशन के। जो नहीं आए अपने कंसर्न टीचर से पूछें। आप इसमें जो वीडियो है इसके नीचे भी कमेंट डालकर पूछ सकते हैं कोई कन्फ्यूजन हो तो, और ज़रूर इनको अटेम्प्ट करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, और बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ये वीडियो आपके आगे तक बहुत काम आएगा। जब भी पंचुएशन में कोई भी दिक्कत हो, गो बैक टू दिस वीडियो एंड चेक, ठीक है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।